फिर हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली। मैं तारिक में मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 84 CFTV मेजर गौरव आर्या। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों को इतिहास उठाना चाहिए। ये वही वीडियो है और इसका जो पहले एक हिस्सा बना चुके हैं, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। काफ़ी भाई बोल रहे थे कि भाई नेक्स्ट पार्ट मिलाओ, तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट वाले जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी इंडियन आर्मी वाला ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करने के बाद कहां जाएगा? कैंटोनमेंट में, छावनी में जाएगा, अपने कैंप में जाएगा। कैंप में पूरी दीवार बनी है, पूरी तारबंदी है, सामने गार्ड लगे हैं, AK-47 लेके, सब कुछ सुरक्षित है। अंदर घुसना लगभग नामुमकिन है। वो चला गया, फौजी आराम से नहाएगा, धोएगा, खाना वाना खाएगा, सो जाएगा। अगले दिन फिर रात को निकलेगा वो फ्रेश होके। JNK पुलिस वाला कहां जाएगा? वो ऑपरेशन के बाद आएगा, अपने घर जाएगा। उसका घर कहां है? उसी गली मोहल्ले में जहां पे आतंकवादी किसी न किसी घर पे है। आधे समय उस पुलिस वाले की जान इसीलिए अटकी रहती है कि यार मेरे बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लेंगे, मेरे बाप को गोली तो नहीं मार देंगे, मेरी बीवी को अगवा तो नहीं कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो पुलिस वाला है, JNK पुलिस वाला, इसके साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोकल कश्मीरी है और इसने वर्दी पहन ली है। इसकी कहीं बाहर पोस्टिंग भी नहीं हो सकती। ज्यादा ज्यादा क्या होगी? जम्मू में हो जाएगी इसकी, मुश्किल से मुश्किल। और कहां जाएगा ये? इसने जाना कहां है? इसने तो कहीं नहीं जाना, ये तो कश्मीर में रहेगा, इसका घर वहां पे है। अच्छा, जब ये कश्मीर में रहेगा तो ये मार्क्ड है। इसकी खोपड़ी पर उन्होंने निशाना बना दिया कि भाई ये जब अकेले में मिलेगा इसको मारेंगे हम, ठीक है? तो ये बात समझनी है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं कि उसने वर्दी उतार दी, बोला साहब मैं 60 साल का हो गया हूं, अब मैं रिटायर हो गया हूं, तो अब आप एक काम करो, अब मुझे छोड़ दो ना। ये फिर उसके पीछे पड़ेंगे। तो हम 100% तो सॉल्व नहीं कर सकते चीजें। हमें क्या करना है कि जैसे आर्मी के लिए कैंटोनमेंट बनते हैं, वैसे पुलिस के लिए बनाने पड़ेंगे, और ये साल भर के अंदर तैयार हो जाएंगे। एक जमीन का टुकड़ा लीजिए और पुलिस वालों के लिए वहां पे घर बनाइए, और सारे पुलिस वाले अंदर रहेंगे। उनकी गाड़ियां, उनके बीवी बच्चे, उनके लिए स्कूल बनाइए जैसे आर्मी के होते हैं। क्या दिक्कत है? पैसा देना है ना, 2 पैसे खत्म करो। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये होना चाहिए। कश्मीर बहुत छोटा सा है, तो कश्मीर में संभव है। दोस्तों, कश्मीर इतना सा है बस। कश्मीर का साइज कुछ भी नहीं है। ये आराम से हो सकता है, आराम से हंसते खेलते हो सकता है, साल भर के अंदर पूरा कंप्लीट हो सकता है। आप देखिएगा किस तरीके से मनोबल बढ़ जाएगा JNK पुलिस का। वैसे ही उनका बहुत जबरदस्त मनोबल है, लेकिन फिर भी जो कश्मीरी पुलिसमैन है, जो कश्मीरी पुलिस वाला है, वो अपनी जान के लिए नहीं डरता, वो अपने बच्चे की जान के लिए डरता है। वो अपने माँ बाप की जान के लिए, बीवी बच्चों की जान के लिए डरता है। वो वैसे ही शेर है, जिस दिन आपने उसको गारंटी दे दी कि तुम्हारे परिवार वालों को कुछ नहीं होगा, शेर का बब्बर शेर बन जाएगा। आप एक बड़ा सा कैंपस बनाइए, 50 एकड़ जमीन लेके, उसके अंदर मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाइए, प्रॉपर दीवार हो, बार्ब्ड वायर हो, कॉन्सेंटिना फेंस, फ्लड लाइट्स वगैरह सब कुछ, वहां पे गार्ड हो सामने, ये लोग जाएं अपना, अंदर रहें। अंदर प्लेग्राउंड है बच्चों का, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज हैं, स्कूल वूल सब अंदर, और छोटा सा बाजार अपनी चीजों के खरीदने के लिए। इनको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और जब भी जाएं, अंदर मस्जिद भी बनाओ, मंदिर भी बनाओ, जो बनाना है सब बनाओ, और जब भी जाएं बाहर, अकेले कोई नहीं जाएगा। ये हुक्म पास कर दे JNK पुलिस के लिए। सारे के सारे हथियार ले जाओगे, और सारे के सारे, कोई भी अकेला बंदा नहीं जाएगा कि टहलते हुए बाहर चला गया, नहीं। गाड़ी ले जाओ, 4 बंदे एक साथ जाओ, और चारों के चार AK-47 लेकर जाओ, ठीक है? अब मैं आखिरी आता हूं कश्मीरी पंडितों के ऊपर। इसके पहले मैं बोलूं, मैं अपने पंडित भाई बहनों से माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के। देखिए, मैं आपका हितैषी हूं, हर समय मैंने कश्मीरी पंडितों के साथ मैं रहा हूं और आगे भी रहूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूं। मैं आपसे जम्मू में मिल चुका हूं, मैं आपसे कश्मीर में मिल चुका हूं, मैं आपसे दिल्ली में मिल चुका हूं, मैं आपसे लंदन में मिल चुका हूं, मैं आपसे हर जगह मिल चुका हूं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा एक कश्मीरी पंडित का। मैं उनका पूरा नाम आपको नहीं बताऊंगा। वो JNK गवर्नमेंट के एक सरकारी विभाग में काम करते हैं। मुझसे सीनियर हैं, तो मैं उनको दोस्त तो नहीं कह सकता अपना, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बे में भी बड़े हैं। उनका एक कहना है कि मैं रिटायरमेंट के बाद वापस अपने गांव जाऊंगा, कश्मीर में रहूंगा। मैंने बोला सर आपको मार देंगे। कह रहा मार दें। कह रहा अगर मैं भी चला गया ना
तो कौन रहेगा यहां पे? देखिए, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन वो जो कश्मीरी पंडित हैं जो कि सरकारी के लिए, उनके लिए तो कहना आसान नहीं है ना। वो तो अपनी जान रिस्क पे डाल रहे हैं वहां पे। वो तो रिस्क लगा रहे हैं ना, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, अपने माँ बाप के साथ सब कर रहे हैं। और आप मत ये मत सोचिए कि आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया कि क्या है। मैं जब भी जाता हूं मैं उनसे मिलता हूं। मैं उनका पूरा नाम आपको नहीं बनाऊंगा। उनका फर्स्ट नेम मनोज है। उनका फर्स्ट नेम मनोज है और उनका यही सपना है कि रिटायरमेंट के बाद मैं जाके अपने गांव में रहूंगा। और उनका जो गांव है वो थोड़ा सा दूर है श्रीनगर से। क्यों उनके मन में ऐसी भावना आई? क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर कौन रहेगा यहां पे यार? ये कश्मीर मेरा है। 5000 साल से हमारे बाप दादा की खाक यहां पे मिली है। इनके पानियों में जो खाक बहाई है, नदियों में उनकी राख बहाई है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं छोड़ के चला जाऊं। मैं, देखिए, जो भी कश्मीरी पंडित भाई बहन, मेरी बात समझिएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको नहीं समझ में आए, आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आप जो भी ठीक समझे। देखिए, आप चले जाएंगे तो ये यही चाहते हैं, ये टेररिस्ट, कि आप चले जाएं वहां से। ये तो चाहते यही हैं। मेरी दरखास्त है आपसे, गुजारिश है, आर्म योरसेल्फ। और मैं सरकार से कहूंगा कि जैसे हमने बोला कि जो कश्मीरी जो पुलिसमैन हैं वो, उनके लिए कॉलोनीज बनाई जाए, सब कुछ करा जाए। उनको हथियार के साथ बाहर भेजिए, 4-4, अकेला कोई भी बंदा नहीं जाएगा। उनके परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। वो मैंने उनके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए बोल रहा हूं ना, कि आप जो रहते हो, एक तो बोला जाए कि ये कश्मीरी पंडित घर है, उसको मार्क करा जाए। और इंडिविजुअल जो सीआरपीएफ है, आर्मी है, उनको बोला जाए कि ये घर है, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये पंडित यहां पे काम करता है, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। इंडिविजुअल। इतनी राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट है यार, इतनी आर्मी की यूनिट है, इतनी सीआरपीएफ की यूनिट है। क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे रहेगा, वहां पे सीसीटीवी लगेगा, वहां पे सब कुछ होगा। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिकम बेटर। हैविंग सेड दैट, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो कश्मीरी पंडित लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो वैली में हैं या फिर जो जम्मू चले गए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि सर, इनको लीजिए और इनको इंडियन आर्मी के फायरिंग रेंज पे भेजिए और इनको 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग दीजिए सर, हथियार चलाने की। किस तरीके से हथियार चलाते हैं, किस तरीके से हथियार में खोल जोड़ करते हैं हथियार का, किस तरीके से हथियार को मेंटेनेंस करते हैं। और एक एक कश्मीरी पंडित को 1000 से लेकर 2000 राउंड की फायरिंग प्रैक्टिस। जब तक हथियार चलाने की झिझक, सब, जब पहली बार मैंने चलाया तो मुझे भी झिझक हुई थी, हर एक इंसान को होती है शुरू में, वो झिझक चली जाए और कॉन्फिडेंटली हथियार अपना इस्तेमाल कर पाए। और कश्मीरी पंडितों को दीजिए AK-47 कि तुम कश्मीर में रहोगे, ये आर्मी की यूनिट है, तुम इनसे संपर्क में रहोगे, ये बीच बीच में तुम्हारे घर में गश्त भी लगाते रहेंगे, गाड़ी इनकी जाती रहेगी, लेकिन तुम्हारे पास भी AK-47 है। दोस्तों, ये कायर जो हैं, ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो निहत्थे होते हैं। ये राहुल भट्ट को मारा था ना, वो निहत्था था, उसके दफ्तर में मार दिया उसको। वो निहत्था था इसलिए मार दिया। और वो बच्चा था, क्या उम्र थी उसकी? कुछ भी नहीं थी उम्र, उसको मार दिया। वो बेगुनाह था, उसको मार दिया। अगर उस समय राहुल भट्ट की ट्रेनिंग होती और राहुल भट्ट के पास AK-47 होती अपनी, ये गोली चलाते, ये भी ठोकता 30 गोली मैगजीन से। भगवान की कसम, ये बगल में नहीं फटकते कभी। लड़ने का वक्त आ गया है। मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन बोलेंगे तुम्हारे लिए, तुम तो नोएडा में बैठे हो, तुम्हारे लिए कहना बड़ा आसान है। बिल्कुल ठीक बात है, मेरे लिए कहना आसान है, मैं मानता हूं। यह कमी है कि आप वहां पे हैं, मैं यहां पे हूं। आप परेशानी में हैं, मैं परेशानी में नहीं हूं। आप असुरक्षित हैं, मैं सुरक्षित हूं। तो मेरी और आपकी बात में फर्क रहेगा, यह बात सच है। आप जो सच्चाई है वो फेस कर रहे हैं, जो कड़वी सच्चाई मैं फेस नहीं कर रहा। लेकिन घर आपका है। आप चले जाएंगे, कोई और आपके घर पर बैठ जाएगा। आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे। मैं कश्मीरी पंडित भाई बहनों से बोल रहा हूं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे। आप अपनी 5000 साल की विरासत के लिए लड़ रहे हैं। आज से 5000 साल पहले इस जमीन पर कश्मीरी पंडित थे। कैसा रहेगा कश्मीर जब पंडित नहीं रहेंगे? तो मतलब क्या रहेगा कश्मीर का जब पंडित नहीं रहेंगे? तो कई लोग तो चले गए, पलायन हो गया,
लाखों की तादाद में निकल गए वहां से। लेकिन जो हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार को आप लोग रिक्वेस्ट करिए, मैं भी इस वीडियो के माध्यम से और भी मैं चीजें बोलूंगा, वी शुड आर्म कश्मीरी पंडित्स। औरतें हों, आदमी हों, जो भी हों, उनको ले जाइए आर्मी के कैंप में और उनको दीजिए 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग दीजिए, बिल्कुल फौजी। उनको हथियार चलाना सिखाइए और उनको इशू करिए वेपन, उनको इशू करिए वेपन। हाँ, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि 1-2 हो सकता है कि ऐसे कोई निकल जाएं जो कि उसका गलत इस्तेमाल करें, और ऐसे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है, जो इसका मिसयूज करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 मिसयूज होगा, लेकिन 99% मिसयूज कश्मीरी पंडित नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग सफर कर चुके हैं, दे हैव सफर्ड, सो दे विल नेवर मिसयूज। ये मैं फेथ के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं पंडितों के बीच में मेरा उठना बैठना है, मैं जानता हूं उनको, ये मिसयूज नहीं करेंगे। लेकिन इट इज टाइम नाउ टू आर्म द कश्मीरी पंडित्स। इनके घरों में AK-47 होने चाहिए। फिर मैं चाहता हूं कि जिस कश्मीरी पंडित घर में 2 एडल्ट हैं और उधर 2 AK-47 पड़ी हैं, ठीक है, और फिर मैं कहता हूं TRF को या लश्कर को कि अब बेटा तुम जरा अटैक करके दिखाओ, तुमने चलाई गोली 10, यहां से आएंगी 100, तब तुम्हें पता लगेगा आटे तेल का भाव। बस दोस्तों, मुझे इतनी सी बात करनी थी। मैं चाइना और ताइवान जाना चाहता था, मैं कश्मीर दोबारा पहुंच गया, लेकिन फिर जल्दी से कोशिश करूंगा 2-3 दिन में आपके लिए एक नया वीडियो लाने के लिए। लेकिन जो मेरी बात है उस पर ध्यान रखिएगा, जिस आदमी के हाथ में हथियार होता है ना, वो सुरक्षित रहता है, और जो मासूम होता है, जिसके हाथ में हथियार नहीं होता, उसको ऐसे दरिंदे, ऐसे टेररिस्ट्स टारगेट करते हैं। जय हिंद। चलें जी, वीडियो फाइनली ख़त्म हो गई, और मेजर साहब की जो बातें थी, जो एनालिसिस थे, ये हम उससे बिल्कुल एग्री करते हैं। और जिस तरह का वो बता रहा था कि जिस तरह आर्मी को प्रोटेक्शन के लिए उनके जो घर बनाए जाते हैं, एक कॉलोनी सी बनी होती है और बड़ी बड़ी दीवारें और फेंसेस लगे होते हैं, तो सिक्योरिटी भी होती है उधर, तो वो सेफ होते हैं उनके बच्चों के रहने के लिए, खेलने के लिए, स्कूल, सारी तमाम जरूरतें, हालांकि खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए दुकानें वगैरह सारा कुछ अवेलेबल होता है, तो वो सेफ होते हैं। और जिस तरह का भाई जम्मू कश्मीर है, उसमें अगर टेररिस्ट अटैक होते हैं तो साफ ज़ाहिर है वो जो मुस्लिम पुलिस वाले होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, अगर मुस्लिम आर्मी में उसके ऊपर भी अटैक करते हैं, और साफ ज़ाहिर है जब वो निहत्ते होते हैं उस वक्त करते हैं। एक नंबर पे तो लाइसेंस वाले जो हैं, चलो AK-47 ही तो कम से कम पिस्टल तो रखने की इजाज़त होनी चाहिए, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो मुस्लिम पुलिस वाले हैं, जो भी हों, उनको एक जो भी बड़े बड़े ऑफिसर है जो इस जंग में लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, चलो उनके साथ, उनके पास। और भाई साफ ज़ाहिर है वहाँ पर मिनोरिटी के, खास तौर पर कश्मीरी पंडित को और जो मिनोरिटी बाकी हैं उनको ही टारगेट करते हैं, जो इधर से जाते हैं, जो जिहाद करने वाले या लड़ने वाले जो जाते हैं, सभी का टारगेट। हाँ, हो सकता है किसी को ज्यादा कर दें, हो सकता है उसको ज्यादा कर दें, जिस छोड़ते हैं वो किसी जिसको भी टारगेट करते हैं, निहत्ते को करते हैं। और भाई साहब जो मेजर साहब ने बोला ना, लेकिन एक बात से वो मुमकिन नहीं है कि हर कश्मीरी पंडित के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है, तो उनके लिए भी अलग कॉलोनी बना दें। सही बात भी, कॉलोनी तो बनेगी, वो भाई एक देखो, एक गवर्नमेंट का मुलाजम हो, उसको प्रोटेक्शन दी जा सकती है, मतलब वो मतलब कि उन्हें अपने घर जो है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा ना उस हालत में भी। अगर वो वहाँ से उधर कॉलोनी में निकले होंगे तो जो उनके भाई घर हैं वो उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। तो वही तो बात है ना, प्रोटेक्शन तो सबको इस तरह प्रोटेक्शन मेरे ख्याल से ना देना। जो ट्रेनिंग हो रहे थे ना, वो ट्रेनिंग भी अच्छी है, लेकिन बॉर्डर पर जो आर्मी है ना, इनको घुसने ही नहीं देना चाहिए दहशतगर्दों को ना, वहाँ से वहाँ पर स्टार्ट होनी चाहिए। हाँ, जिस तरह में हमारे यहाँ जो पंजाब हाउसिंग स्कीम है ना, हालांकि वो आज से 30 साल पहले की चल रहे हैं, ऐसा ऐसा उसकी सैलरी में से काट रहे हैं पैसे, लेकिन उनको प्लॉट कर दिए
वो उनकी फैमिलियां वहाँ पर रह रही हैं, सहूलतें वहाँ पर इस तरह उधर भी कर दे, पुलिस वालों को कोई हर्ज नहीं है, तो वो कर भी सकते हैं। नहीं, एक बंदे की सिक्योरिटी तो वो नहीं वो जो कानूनी में बोल रहा नहीं वो तो भाई उधर भी पुलिस होता है। वालों के लिए तो बन जाएगी, वो तो मुमकिन है। एक आम बंदा है, चलो कश्मीरी पंडित जो है वो सारे बड़े फीसद थोड़ी कश्मीरी पंडित उधर थोड़े नहीं इतने ज्यादा। हाँ ये हैं थोड़े से थोड़े ज्यादा। के लिए मैनेज करना बहुत और आसान हो तो जाए। भाई साहब एक बंदे एक अगर फैमिली में 4 बंदे तो 4 बंदों के ऊपर 4 बंदे रखना, उसको गवर्नमेंट तनख्वाह कैसे देगी? भाई प्लाजा टाइप बना ले, ये भी तो है। तो भाई साहब यार भाई वो असल मकसद हर तो बंदे को उन्हें ऐसा- उनके घर में रखना है। ऐसी मुमकिन है सिक्योरिटी देना भाई? नहीं कॉलोनी के अंदर क्या बंदा यार है। नहीं इतने तो बात लोगों तो को घर समझ कैसे नहीं रहा। दे सकती है गवर्नमेंट? नहीं दे सकती भाई साहब। भाई अपनी जान बचाने के लिए वो अपने घर छोड़ रहे हैं, हाँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि उन्हें सिक्योरिटी दे ताकि वो अपने घरों में महफूज रहें। मकसद तो उन्हें उनके अपने घरों में रखना है, सही बात है। नहीं तो वो तो इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं अपनी जान की सिक्योरिटी के लिए। तो वहाँ पर इन लोग इतने ज्यादा फौजी नौजवान का भाई बॉर्डर जो है ना, हाँ, मेन जो जड़ से खत्म करे। हाँ ये मेन है, जिस से जड़ शुरू हो रही है उसको खत्म करे तो बिल्कुल, उधर जो है ताकि इनकी एंट्री ना वहाँ से हो। सही बात। और सबके लिए सिक्योरिटी दे पाना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है। पहले भी देखा जाए तो इंडिया में वो आर्मी के रिलेटेड काफ़ी चल रहा है कि वो आर्मी की नफरी जो है उसको कम करना चाहते हैं, तो तनख्वाह भी देनी होती है भाई साहब। सरकार ऐसे का नहीं खर्चा कि होता है। बातों से सब हाँ, कुछ चल खर्चा जाए। तो बाकी साहब इकोनॉमी जितनी मर्जी हो ऐसे बंदा बोझ नहीं डालता कंट्री के ऊपर। सही तो बात। एक बंदा अगर एक कश्मीरी पंडित है, वो उसके फैमिली के 4 बंदे हैं, वो 4 कहीं घर पर जा रहे हैं, तो एक घर को सपोर्ट करने के लिए 4 रखने बंदे और 4 की मुलाजमों मुश्किल है की आर्मी के बंदों की पेंशन और सारा खर्चा गवर्नमेंट कैसे अफोर्ड कर सकती है? बेर नहीं कर सकता भाई, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि वहाँ का जो बॉर्डर है या गांव के आसपास जो है वो सिक्योरिटी टाइट हो जाए वैली के नज़दीक, तो बिल्कुल। तब जो ऐसे हालातों से बचा जा सकता है। फैमिली के एक आधे बंदे को फिर ट्रेनिंग दे दे, ये भी सही है। हाँ जो एक आधे को तेरा गवर्नमेंट सभी को ट्रेन तो होने चाहिए ना। हाँ, लेकिन ट्रेन उनको तो होने चाहिए। कल को अगर जरूरत पड़े तो उनको भी बुलाया सके, क्योंकि वो ट्रेन है, आर्मी के अंडर रह ट्रेन है, हाँ, उनको बुलाया सकता है। उनको ट्रेन कहीं किया पर जाए। इमरजेंसी अगर हो तो बुला ले, कोई हर्ज नहीं है। उनको हथियार चलाना सिखाना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए भाई, सरकारी जो है वो लाइसेंस हो ताकि वो अपने पास हथियार रखे। ऐसे बंदा अगर हर बंदा हथियार रखना शुरू हो जाए ना भाई, तो मिस यूज हो तो उसका मिस यूज हो सकता है। अगर थोड़ी बहुत किसी में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो भाई ठोकेंगे एक दूसरे को, इस तरह काफ़ी जानें भी जा सकती हैं। तो ये भी मेजर साहब की बात सही थी कि मिस यूज हो सकता, मुमकिन है चांसेस। बंदा आजकल भाई गर्म खून है, ऐसे खून की कमी है वैसे लोगों में, ऐसे ही बंदे को गुस्सा आ जाता है। सही बात। और बाकी भाई जिस तरह वो फौजियों के लिए बोल रहे थे पुलिस वालों के लिए, वो भी होना चाहिए, वो अच्छा है। चलो हम मेजर सरपति क्या बोल रहे थे, वो फौजी जो या पुलिस वाले हैं तो शेर है, लेकिन जब बोलेंगे ना समझेंगे हमारी जो भाई साहब फैमिली है वो सिक्योर है, वो वो कमजोर शेर ही- से वो क्या बोलते हैं, बब्बर शेर बन बब्बर जाए। शेर बन जाए। भाई साहब साफ ज़ाहिर है, एक बंदा मैं हूँ, अगर मैं देशभक्त हूँ, ये किस्म को मान ले मैं देशभक्त हूँ, मेरे ऊपर कोई गोली तानता है ना, बंदूक तानता है कि ये गलत देश से गद्दारी कर ला, मैं नहीं करूँगा। सही बात। अगर कोई मेरे बीवी बच्चों को या माँ बाप को पकड़ेगा तो भाई हो सकता है मैं मजबूर वो हूँ। कमजोर हो ये जाए। चीज़ है भाई, जो फैमिली है, इसकी जज्बात वजह से है ना, बंदा कमजोर हो सकता है। तो ये बातें मेजर साहब की ठीक है भाई साहब कि उनकी फैमिली को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जी। ताकि जो है वो बंदा देश के लिए कुछ ना कुछ कर सके और देश के लिए गद्दारी करने के चांसेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। सही बात। तो ये अच्छी बातें थे मेजर साहब के एनालिसिस जो ठीक थे। और बाकी जो कश्मीरी पंडित हैं जो बाहर इंडिया में काम कर रहे हैं, तो बजाय उनको दूसरे सिटी में सेटल होने के चाहिए कि अपने घरों में और अपने जो 5000 पुरानी कल्चर है जी। उसको प्रमोट करें। अगर इसी तरह आस्ता आस्ता छोड़ते गए तो भाई साहब वो कश्मीर जो वो जेन्युइन हालत में नहीं रहेगी। सही बात। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कश्मीरी पंडितों के जो है काफ़ी घर जो है वो पुराने गिर चुके थे और उनके तबाह बर्बाद हो चुके थे। अच्छा। और भाई कोई भी वहाँ घर रहते नहीं है वो तो आबाद ही अच्छा लगता है, वीराना जो है ना घर अच्छा नहीं लगता। सही। कोई भी इलाका बर्बाद ना बुरा ही लगता है। अगर रश होगा, लोग मिलजुल के रहेंगे तो भाई खुशहाली आएगी। एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लोगों को ट्रेनिंग दे, और या फिर जिस तरह मेजर साहब बोल रहे थे कि हर बंदे को अलग-अलग सिक्योरिटी देनी चाहिए, अगर कोई बंदा शहर जा रहा है तो उसको गाड़ी के ऊपर ले जाओ, 4 बंदे उसको लेकर जाएं, तो भाई साहब ऐसी चीजें मेरे ख्याल में महंगी हो जाएगी, बहुत मुश्किल है। अनअफोर्डेबल। अभी इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। सही। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।